नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी 1984 की एक हाईजैकिंग की कहानी। बात 84 की है। पंजाब आतंक के आग में सुलग रहा था। जून के महीने में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था और लगातार इसके बाद से अलग अलग जगहों पर आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। तभी 24 अगस्त 1984 को एयर इंडिया की, बल्कि इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट IC421 दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से, तब पालम एयरपोर्ट हुआ करता था, श्रीनगर के लिए उड़ान भरती है। लेकिन इस प्लेन को श्रीनगर पहुंचने से पहले चंडीगढ़ और जम्मू 2 स्टॉपेज थी, वहां रुककर फिर श्रीनगर तक पहुंचना था। प्लेन में कुल 122 मुसाफिर क्रू मेंबर सवार थे और इस प्लेन में एक बहुत ही खास मेहमान भी थे और वो थे के सुब्रमण्यम। ये इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के डायरेक्टर थे, मतलब एक बहुत ही खास पोस्ट था ये। खैर, प्लेन सुबह सुबह पालम एयरपोर्ट से उड़ान भरता और उसके बाद अपने पहले स्टॉपेज चंडीगढ़ को पहुंचता है। चंडीगढ़ में प्लेन जब उतरा तो वहां से 67 मुसाफिर इस प्लेन से बाहर चंडीगढ़ के लिए निकल जाते हैं और 31 नए मुसाफिर प्लेन में सवार हो जाते हैं। अब प्लेन चंडीगढ़ से टेक ऑफ करता है, लेकिन अभी जैसे ही टेक ऑफ होता है तभी 7 नौजवान प्लेन में अपनी अपनी सीट से खड़े होते हैं और सीधे कॉकपिट में जाते हैं। इस प्लेन के पायलट थे कैप्टन VK मेहता और उनको जाकर कहते हैं कि हमारे पास हथियार है, ये प्लेन हाईजैक हो चुका और अगर आपने कोई भी हमारी बात ना मानी तो इस प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देंगे। 84 ऑपरेशन ब्लू स्टार, खालिस्तान, पंजाब में आतंकवाद, ये सारी चीजें सभी जानते थे। पायलट डर गए क्योंकि एक तो चंडीगढ़ से इस प्लेन ने उड़ान भरी। तब हाईजैकर के हुक्म को मानना उनकी मजबूरी। हाईजैकर ने पहला हुक्म दिया, उसने कहा कि प्लेन को यहाँ से सीधे अमृतसर ले चलो। अमृतसर ले जाने के बाद गोल्डन टेम्पल के 2 चक्कर आसमान में काटो। पायलट ने वही किया, 2 चक्कर काटा। इसके बाद ये हुआ कि अब इस प्लेन को लाहौर ले चलो। मजबूरी थी, कैप्टन VK मेहता प्लेन को लाहौर ले जाते हैं, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर वहाँ की ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जब वो कहते हैं मुझे लैंड करने की परमिशन चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी इजाजत देने से मना कर देती। अब इस वक्त तक ये मजबूरी है कि फ्यूल भी नहीं है, कब तक कहाँ जाए और बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी मना कर रही है। करीब 80 मिनट तक लाहौर के आसमान पर अपनी इंडियन एयरलाइंस की प्लेन चक्कर काटती रहती। अब 80 मिनट के बाद लगभग फ्यूल खत्म होने वाला है। कैप्टन मजबूरी बताता है, कहता है कि अगर आपने नहीं करने दिया, इजाजत नहीं दी तो प्लेन क्रैश हो सकता है। आखिरकार मजबूरन लाहौर एयरपोर्ट ने इजाजत दे दी और कहा आप लैंड कीजिए। इसके बाद सुबह ठीक 9:50 पर ये प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती। अब जैसे ही प्लेन लैंड की, इसके बाद तब तक तो ये खबर फैल चुकी थी कि एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ी है। अब बात ऊपरी लेवल तक पहुंचती है। तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक को फोन करती हैं और कहती हैं कि ऐसे ऐसे आपके एयरपोर्ट पर हमारे प्लेन है और आपसे गुजारिश ये है कि इसको दोबारा टेक ऑफ करने की इजाजत मत दीजिए। आप फ्यूल भरिए, बाकी चीजें कीजिए, लेकिन इसको उड़ने मत दीजिए, इसलिए कि जो अब तक की जानकारी उस हिसाब से इनके पास बहुत ज्यादा वैसे हथियार है नहीं और इसी एयरपोर्ट पर अगर हम उनको रोक लें किसी ऑपरेशन के जरिए तो हम आसानी होगी इस प्लेन को उनके चंगुल से आजाद कराने में। यहाँ से गुजारिश हुई, डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत शुरू हुई, रिफ्यूलिंग हुई। जो हाईजैकर की मांग थी उन्होंने प्लेन में फ्यूल भर दिया। अब उसके बाद भरने के बाद प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उड़ान भरने की इजाजत दे दी। यानी इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि आप इनको मत दो, लेकिन वो उनको इजाजत दे देती है। अब प्लेन जो है दोबारा करीब शाम के 7 बज गए थे। सुबह से यहाँ उड़ी है 7 बजे। इस वक्त तक पूरे दिन में लाहौर एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे से 9:50 से खड़ी रही। 7 बजे आखिरकार भारत सरकार की गुजारिश के बावजूद पाकिस्तानी अथॉरिटी लाहौर एयरपोर्ट इस प्लेन को टेक ऑफ करने की इजाजत दे देता है। अब प्लेन टेक ऑफ करता है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है तो पहली बार हाईजैकर में से एक पायलट को पिस्टल दिखाता है कैप्टन VK मेहता को
अब जो ये पिस्टल दिखाया अभी तक चंडीगढ़ से लेकर लाहौर और इस बीच में जब अमृतसर में ये प्लेन चक्कर काट रहा था गोल्डन टेम्पल के ऊपर, किसी भी हाईजैकर के पास किसी ने हथियार नहीं देखे थे, सिर्फ वो धमका रहे थे। पहली बार ये पिस्टल जब लाहौर एयरपोर्ट से इस प्लेन ने उड़ान भरा तब दिखाई दिया। इस प्लेन में 2 ब्रिटिश सिटीजन बैठे थे। उन्होंने बाद में ये बयान दिया था कि जब लाहौर से ये प्लेन टेक ऑफ करने लगा तब एक लाहौर एयरपोर्ट का एक ऑफिशियल, एक अधिकारी एक पैकेट देता है हाईजैकर को, तो शक यही था कि उसी पैकेट में ये पिस्टल था, यानी पाकिस्तानी अथॉरिटी ने ये पिस्टल दे दिया और अब तक उनके पास कोई हथियार नहीं था। खैर, अब प्लेन लाहौर से उड़ान भरकर आगे, तभी अब हाईजैकर की अगली डिमांड होती है। वो कहते हैं कि आप इसको बहरीन लेकर चलो। अब बहरीन ले जाने के लिए, चूंकि ये प्लेन एक तो डोमेस्टिक एयरलाइंस, उन्होंने कहा कि बहरीन दूर है, ले जाने में दिक्कत होगी, तो बहरीन नहीं जा सकते और इतना फ्यूल भी नहीं है बहरीन तक जाने के लिए और कंडीशन भी नहीं है उस वक्त। तो फिर हाईजैकर ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, कराची चलो। अब लाहौर से ये प्लेन वो कराची ले जाने की जिद करने लगते हैं और आखिरकार फिर वो कराची पहुंचते हैं। जब वो कराची पहुंचते हैं तो कराची एयरपोर्ट पर फिर से रिफ्यूलिंग होती है। कराची एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के अलावा वो कराची में ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर 2 महिलाएं थी, उनको रिलीज कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इनको छोड़ देते हैं, आप हमारी रिफ्यूलिंग कर दो। दोबारा अब तेल भर जाता है। अब इसके बाद कराची से कहाँ, तो हाईजैकर की अगली डिमांड होती है। वो कहते हैं कि अमेरिका चलना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पायलट में मेहता सुनकर ये चौंक जाते हैं, कहते हैं ये प्लेन अमेरिका तक जा ही नहीं सकता, इसलिए कि बहुत सारी टेक्निकल और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ, तो रिफ्यूलिंग, इतना फ्यूल भी नहीं एक बार में, कई स्टॉपेज और पता नहीं कौन कहाँ उतरने की इजाजत दे न दे। तो हाईजैकर को ये बात समझ में आई। अब उन्होंने अगली डिमांड रखी। उन्होंने कहा ठीक है, अमेरिका की बजाय आप पहले दुबई चलो। अब चूंकि कराची से दुबई करीब, पायलट मान गए। अब ये प्लेन कराची से दुबई के लिए उड़ान भरती है। देर रात जब दुबई, यहाँ पे भी कराची में पाकिस्तानी अथॉरिटी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि इस प्लेन को रोकें या कुछ ऑपरेशन या इस तरीके से कि इसको छुड़ा सकें, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। और इसके बाद अब रिफ्यूलिंग के बाद एयरक्राफ्ट दुबई के लिए उड़ान भरता है। अब दुबई एयरपोर्ट के जब ये नजदीक प्लेन पहुंचता है तब यूएई ऑफिशियल और दुबई अथॉरिटी को कांटेक्ट करता है, वहां की एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, और कहता है कि हमारा फ्लाइट नंबर ये, हम हाईजैकिंग के शिकार हैं और हमें आप अपने एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दे, क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं है। दुबई एयरपोर्ट जैसे ही इसको पता चलता है और एटीसी वो उतरने की इजाजत तो देते ही नहीं है, साथ ही साथ उन्हें लगता है कि कहीं ये, चूंकि हाईजैकर अंदर है, जबरदस्ती भी उतार सकते हैं रनवे पर। दुबई ऑफिशियल फौरन इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं अपने एयरपोर्ट पर और एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद। अब इसके बाद जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है जिससे पायलट एक कंट्रोल जो एटीसी होता है उससे बात करता है, उसको भी वो बंद कर देते हैं। अब न रनवे पे रोशनी क्या उतारें जबरदस्ती हाईजैकर के कहने पर, न फिर कांटेक्ट हो पा रहा है एटीसी से, क्या करें। अब प्लेन रात को घंटों दुबई के आसमान के चक्कर काट रहा है और बार बार लगातार पायलट गिड़गिड़ा रहे दुबई अथॉरिटी से कि आप हमें प्लीज रनवे पे लैंड करने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं है। लेकिन कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं। अब आलम यह था कि फ्यूल बिल्कुल कम, लगभग 5-7 मिनट का फ्यूल बचा था। कई घंटे से भी दुबई के ऊपर उड़ रहा है, लैंड की इजाजत नहीं। अब फ्यूल 5 से 7 मिनट, अगर इजाजत नहीं मिलती है तो प्लेन क्रैश कर जाएगा। तब जो कैप्टन वी के मेहता पायलट है वो अनाउंस करते हैं प्लेन के अंदर कि हमें रनवे पर लैंड करने की इजाजत नहीं मिल रही है, फ्यूल है नहीं, तो हमें मजबूरी में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी दुबई के समंदर में। तो सभी मुसाफिर तैयार हो जाए, आगे की तरफ आ जाए, शूज उतार दें और ये सारी चीजें। जो हाईजैकर है वो भी इसका पालन कर रहे हैं। अब ये है कि बस इसको अब समंदर में उतारना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, एयरपोर्ट पे लैंड की इजाजत नहीं है, फ्यूल है नहीं। लेकिन तभी, और ये लगातार अब भी एटीसी को मैसेज दिए जा रहे हैं, तभी एटीसी से वापस रिप्लाई आता है
और ये कहते हैं मतलब गॉड के लिए आप हमें लैंड करने की इजाजत दे दीजिए। और आखिरकार एटीसी से आता है कि ठीक है आप लैंड कीजिए। सुबह ठीक 4:55 पर अगले दिन ये प्लेन दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड करता है, यानी इंडियन एयरलाइंस IC 421 4:55 पर। अब तक लगभग 22 घंटे हो चुके हैं इसको हाईजैक हुए थे। अब रनवे पर लैंड करने के बाद प्लेन वही है, अब आगे क्या? तब ये होता है कि अब आगे बातचीत, वहां फिर रिफ्यूलिंग। अब लेकिन आगे कहाँ जाना है? अब हाईजैकर अड़े रहे कि हमें अमेरिका ले चलो, लेकिन ये प्लेन अमेरिका तक जाए कैसे? अब इधर जो अपने भारतीय अधिकारी हैं वो UAE ऑफिशियल्स के साथ बात कर रहे हैं। तभी जो UAE के डिफेंस मिनिस्टर थे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इनको सारी चीजें पता चली। ये फौरन सारा काम छोड़कर दुबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं और दुबई एयरपोर्ट पहुंचकर खुद कंट्रोल रूम में बैठ जाते हैं। और अब यहाँ से वो हाईजैकर से नेगोशिएशन शुरू करते हैं, बातचीत कि उनकी डिमांड क्या है क्या है। 10:05 पर एक मर्सिडीज कार इस रनवे पर इस प्लेन के करीब पहुंचता है। उस मर्सिडीज कार में एक ऑफिशियल था और वो वहां जाता है और उसमें बैठा हुआ वो शख्स फेस टू फेस पहली बार प्लेन में हाईजैकर से बात करता है। सुबह 10:05 पर पहली बार इस प्लेन के करीब एक सफेद मर्सिडीज पहुंचती है और उस मर्सिडीज में एक शख्स है जो जाकर एक हाईजैकर को मैसेज देता है और एक हाईजैकर पहली बार उस प्लेन से बाहर निकलता है, मर्सिडीज में बैठता है और उसको टर्मिनल बिल्डिंग में लेकर आ जाता है जहां UAE के डिफेंस मिनिस्ट्री खुद मौजूद थे। अब आमने सामने हाईजैकर से बातचीत हो रही है, दोनों की बातचीत होती है। इसके बाद लगभग 11:40 का वक्त था, चूंकि प्लेन में बैठे हुए जो मुसाफिर थे उनको 24 घंटे से ज्यादा हो चुका था। UAE ऑफिशियल डिफेंस मिनिस्टर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुसाफिरों के लिए खाना और पानी ले जाने की इजाजत दें। तो फिर 11:40 पर एक गाड़ी जिसमें खाना और पानी था मुसाफिरों के लिए उस प्लेन के करीब भेजा जाता है, लेकिन हाईजैकर उस गाड़ी को बैरंग वापस लौटा देता है। कहता है कोई भी खाना और पानी अंदर नहीं आएगा जब तक कि हमारी बातचीत कामयाब नहीं हो जाती। वक्त बीत रहा, बातचीत हो रही है। दोपहर के 12:35 होते हैं। 12:35 पर 2 एम्बुलेंस एयरक्राफ्ट के करीब पहुंचता है और इन दोनों एम्बुलेंस को वहीं पर रोक दिया जाता है। ये एम्बुलेंस इसलिए मंगाया गया क्योंकि जो के सुब्रमण्यम इस प्लेन में सवार थे, जो डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, वो शुगर के पेशेंट थे और उनका शुगर लेवल बढ़ रहा था और लगातार उन्होंने दवा भी नहीं ली थी। तो इसी जो भेजी गई वहां पे गाड़ी एम्बुलेंस, उस गाड़ी में एक हाईजैकर सुब्रमण्यम साहब को लेकर नीचे आता है, एम्बुलेंस में ले जाता है, एम्बुलेंस में उनको इंसुलिन दी जाती है और फिर वो वापस प्लेन में बैठ जाते हैं। इसके बाद एम्बुलेंस वहां से वापस। बातचीत अब भी चल रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। दिल्ली और दुबई दोनों लगातार कांटेक्ट में एक दूसरे से। 1:45 अब लगभग 1:45 का वक्त हो गया। काफी जब रिक्वेस्ट की कई बार, खासतौर पर डिफेंस मिनिस्टर शेख रशीद अल मखतूम ने, तब हाईजैकर ने कहा कि ठीक है। उन्होंने मुसाफिरों के लिए खाना और पानी प्लेन के अंदर लाने की इजाजत दे दी। 1:45 पर पहली बार खाना और पानी प्लेन के अंदर जाता है। बातचीत अब भी चल रही है। अब ये जो बातचीत थी इसमें तो लगभग 2 बजे के बाद एक चीज क्लियर हुई। हाईजैकर ने डिमांड रखी 2। उन्होंने कहा कि हम इस प्लेन और इसके मुसाफिरों को आजाद कर देंगे। 2 डिमांड हमारी, जी अमेरिका भेज दीजिए और अमेरिका में हमें राजनीतिक संरक्षण मिल जाए, और दूसरा कोई हमें अरेस्ट ना करे। अब ये 2 शर्तें थी, अमेरिका जाना और वहां पे संरक्षण मिलना, और इसमें कोई गिरफ्तारी अरेस्ट की बात नहीं आनी चाहिए। अब जब ये डिमांड आई तो अब अमेरिका जाने का फैसला या उनको भेजने का फैसला UAE अथॉरिटी तो ले नहीं सकती थी, ना डिफेंस मिनिस्टर ले सकते थे। तो फौरन दुबई में मौजूद US कौंसल जनरल, उनको एयरपोर्ट बुलाया गया कि बहुत इमरजेंसी आप आ जाइए। तो US कौंसिल जनरल उस वक्त डेविड स्टॉकवेल थे। वो पहुंचते हैं दुबई एयरपोर्ट, उनको सारी चीजें बताई जाती है। जब बताई जाती है तो फिर वो कहते हैं कि मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि अगर, चूंकि इन्होंने हाईजैकिंग की है
ये अमेरिका जाते हैं और अमेरिका आप इनको भेज देते हैं तो कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन अमेरिका जैसे ही ये लैंड करेंगे हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। अब ये कहकर उन्होंने कहा कि हमारा पोजीशन बिल्कुल क्लियर है और इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बातचीत भी नाकाम हो गई। अब इसी बीच में जब ये अमेरिका ने मना कर दिया, बताया गया डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो हाईजैकर ने एक नई डिमांड रखी। उन्होंने कहा ठीक है, आप अमेरिका नहीं, आप हमें लंदन भेज दो। उस वक्त लंदन में भी खालिस्तानी मूवमेंट बहुत जोर से चल रहा था। तो फिर बताया गया कि लंदन डायरेक्ट आप कैसे जाओगे। तो ये हुआ कि जो एक स्टॉप इस्तांबुल होना चाहिए। अब इधर इतना टाइम हो गया है कि अथॉरिटी और हमारी सरकार को भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो। तो इस्तांबुल में भी तैयारी हो रही है, बातचीत चल रही है कि हमारी एक हाईजेक प्लेन वहाँ पे लैंड कर सकती है, रिफ्यूलिंग करनी है। उधर लंदन में भी बात हो रही है और ये सारी तैयारी चल रही है। और इधर खुद डिफेंस मिनिस्टर जो है वो भी अभी तक नेगोशिएशन कर रहे हैं इन हाईजेकर से। करीब शाम के अब 4 बज गए थे, अभी तक बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। अब इसके बाद उन्होंने अचानक एक धमकी दी। उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम को कहा कि तुम बात करो अपनी सरकार से। सुब्रमण्यम चूंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल, उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो अब हर आधे घंटे बाद एक एक मुसाफिर को हम गोली मारकर ट्रेन से बाहर फेंकना शुरू कर देंगे और इसकी शुरुआत होगी खुद आपसे, यानी सुब्रमण्यम साहब से। अब ये मैसेज चला गया, लेकिन शुक्र है कि अगला आधा घंटा बीता और उसमें कुछ किसी को मारा नहीं गया। अब इधर बातचीत चल रही है, तभी बिल्डिंग से फिर 2 और नए हाईजैकर गए कि चलो अब मैं बात करता हूँ डिफेंस मिनिस्टर से यूएई के। वो जाते हैं, लेकिन करीब 40 मिनट हो गया, वो लौटते नहीं है। बाकी के हाईजैकर में पैनिक, दोनों को पकड़ तो नहीं लिया। अब वो धमकी देते हैं कि अगर अगले 10 मिनट में हमारे दोनों साथी नहीं लौटे तो हम प्लेन को उड़ा देंगे। तो खैर अगले 10 मिनट में दोनों हाईजैकर फौरन वापस प्लेन में आ जाते हैं, लेकिन अभी तक का कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। अब शाम हो गई है, 6:50 का वक्त होता है। बातचीत लगातार चल रही है। यूएई के डिफेंस मिनिस्टर अब भी टर्मिनल पर हैं। इंडियन अथॉरिटी के बहुत सारे अफसर वहां पहुंच चुके हैं। दिल्ली की लगातार नजर है इस हाईजैकिंग पर और उधर बातचीत हो रही है हाईजैकर से, खुद डिफेंस मिनिस्टर कर रहे हैं यूएई के। 6:50 पर पहली बार अब दुबई के चीफ ऑफ पुलिस कर्नल दही खालफान मीडिया के सामने आते हैं और खबर देते हैं। खबर ये कि हाईजैकर से बातचीत पूरी हो गई। तो हाईजैकिंग के करीब 36 घंटे के बाद पहली बार एक खुशखबरी आती है और दुबई के चीफ पुलिस अफसर के जरिए वो आगे बताते हैं कि सभी हाईजैकर्स ने, जो 7 हाईजैकर्स थे, उन्होंने अनकंडीशनल खुद को सरेंडर कर दिया है। बाकी जो डिटेल थी उन्होंने कहा उससे ज्यादा जानकारी देंगे नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि अब 7 के 7 हाईजैकर यूएई अथॉरिटी के कब्जे में है, उनको डिटेन कर लिया हमने और प्लेन अब खाली है। हमारे ऑफिशियल प्लेन के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद तमाम मुसाफिरों, जो केबिन क्रू, कैप्टन, इन सबको उस प्लेन से उतारा गया, दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल पे लाया गया और फिर दुबई की जो एयरलाइंस है उनकी उन्होंने अपनी एयरलाइंस दी और उसके बाद इन सारे मुसाफिरों को वापस दिल्ली लाया गया। तो लगभग इन सारी चीजों में 40 घंटे बीते और उन 40 घंटों के बाद 122 मुसाफिर और क्रू मेंबर जो प्लेन में सवार थे वो सभी सलामत बाहिफाजत वापस दिल्ली लौट आए थे। अब सवाल यह है कि फिर उन 7 लोगों का क्या हुआ। तो उन 7 लोगों को दुबई ऑफिशियल ने अपने कब्जे में रखा, अपनी कस्टडी में रखा। इसके बाद अब भारत सरकार कह रही है कि आप उनको रिपोर्ट कर दिए हमारे पास, क्योंकि उन्होंने हमारा प्लेन हाईजैक किया, वो हमारे मुजरिम हैं। लेकिन दुबई अथॉरिटी की मुश्किल ये थी कि उन्होंने उन 7 से वादा किया था कि ठीक है हम तुमको वहां भेजेंगे नहीं, अब क्या करें। तो इसको लेकर बातचीत चल रही है भारत और दुबई ऑफिशियल के बीच में। तो आखिरकार जब ये सारी बातचीत हो गई और भारतीय ऑफिशियल ने पूरी तरह से समझाया यूएई गवर्नमेंट को, तो फिर यूएई ऑफिशियल ने इन 7 हाईजैकर के सामने 2 ऑप्शन रखे। उन्होंने कहा ये 2 ऑप्शन है और इनमें से जो तुम्हें बेहतर लगे बता दो, हम तुम्हारे साथ वही करेंगे। जो उन्होंने 2 ऑप्शन रखे उसमें ये था कि पहला ऑप्शन तो ये है कि हम तुमको भारत भेज दें
फिर वहां के हिसाब से, कानून के हिसाब से तुम अपनी सजा भुगतो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम तुम्हें इंडिया के हवाले नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि तुमने एक प्लेन हाईजैक किया है तो एयर पायरेसी अंडर यूएई लॉ, जो यूएई का लॉ है किसी प्लेन को हाईजैक करने के लिए, जो उसमें सजा है, फिर तुम यूएई के कानून के हिसाब से यहाँ की सजा भुगतो, यहाँ तुम पे मुकदमा चलेगा। तो या तो हमारे यूएई के कानून के हिसाब से तुम सजा भुगतो, या फिर तुम भारत जाकर अब भारतीय कानून के हिसाब से सजा भुगतो। ये दो ऑप्शन है, बताओ तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन में से क्या तुमको चाहिए। अब सातों हाईजैकर ने जब पता किया तो पता चला कि भारत में तो चलो मुकदमा लड़ लेंगे, कुछ साल की सजा भी हो जाएगी। पता चला यूएई में सजाए मौत, उन्हें पता है कि यहाँ कुछ भी कर लूंगा तो मौत से तो बचूंगा नहीं। तो फिर उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना, उन्होंने खुद ही कहा कि आप हमें भारत भेज दो। और इसके बाद कुछ वक्त के बाद उन सातों को भारत भेज दिया गया। और इस तरह से ये पूरा हाईजैकिंग का एक जो ऑपरेशन और उसके बाद की सारी चीजें खत्म हुई। लेकिन बाद में इस पर किताब भी लिखी गई और ये कहा गया कि कहीं ना कहीं इस हाईजैकिंग के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी हाथ रहा या मदद रही, क्योंकि लाहौर पहुंचने से पहले हाईजैकर के पास हथियार ही नहीं थे। पहली बार लाहौर में उनके पास पिस्टल है और हाईजैकर यहाँ से पहली बार गए थे और हाईजैकर यहाँ से पहली बार लाहौर ही प्लेन को लेकर गए थे। तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी साजिशें थी। खैर अच्छी चीज ये रही कि पूरा जो ये हाईजैकिंग का ड्रामा था इसका अंत बहुत ही अच्छा रहा। किसी भी मुसाफिर या क्रू मेंबर को कोई तकलीफ नहीं पहुंची।